तो इस चैप्टर की स्टार्ट करते हैं हम। तो बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल छोटी सी बात से हम आगे बढ़ेंगे। और वो सबसे छोटी बात, इनिशियल बात क्या है, सबसे पहला टॉपिक इसका है ना। तो चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक, हेडिंग लिख सकते हैं आप और समझना स्टार्ट कर सकते हैं। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक कहें या इलेक्ट्रिक कहें, बात एक ही है। फर्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए सिंबल हम कैपिटल बी यूज लेंगे इस चैप्टर में। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट हो रही है इस चैप्टर की। कुछ बच्चे मुझे बता दें, और ये वीडियो आज सब ठीक है ना आपके इधर? यस सर। सर बढ़िया आ रहा है। इधर तो ठीक चल रहा है ना? ओके, थैंक यू। तो और ये वीडियो ठीक है। मनन कवर बड़े लेट तक आते हैं भाई बच्चे। यस स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हेडिंग लिखें। मैं अटेंडेंस क्लिक कर देता हूँ। तो बात को समझते हैं। हमें प्रीवियस नॉलेज क्या है, अभी तक हमें क्या मालूम है, उसके आगे हम बात करेंगे, है ना। फिजिक्स में जिस तरह से लिंक से लिंक जुड़ा रहता है, ये फिजिक्स की एक अच्छी बात भी है और इसको आप बुरी बात भी कह सकते हैं। जो बच्चे रोज पढ़ते हैं उनके लिए अच्छी बात है, और जो है ना एब्सेंट रहते हैं उनको प्रॉब्लम होगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। हमें क्या मालूम है, तो प्रीवियस नॉलेज हमारी है इलेक्ट्रिक चार्ज अपने सराउंडिंग में एक फील्ड जनरेट करता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हेल्प से इलेक्ट्रिक फोर्स की नॉलेज मिलती है। कैसे मिलती है? अगर किसी पॉइंट पर, नेट यहाँ ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट पर आपको बता दिया क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, और इस पी पॉइंट पर कोई चार्ज प्रेजेंट है, कितना है? 5 माइक्रो कूलम। तो हमें इस 5 माइक्रो कूलम चार्ज पर प्लस 5 माइक्रो कूलम चार्ज पर फोर्स पता लग सकता है। हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे फोर्स फाइंड कर सकते हैं? फोर्स का फॉर्मूला होता है F = E × Q, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू चार्ज। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और चार्ज की वैल्यू 5 × 10⁻⁻6 कूलम, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, तो हमें इस चार्ज पर फोर्स इन मैग्नीट्यूड पता लग जाता है, 15 × 10⁻³ न्यूटन। अब इंपॉर्टेंस देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें पता है क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर चार्ज की वैल्यू +1 कूलम होती, यहाँ पर चार्ज कितना होता? +1 कूलम। तो यहाँ पर मैं फोर्स Q के प्लेस पर क्या पुट करता? 1, है ना। तो अगर चार्ज की वैल्यू +1 कूलम होती तो मैं 3 × 10⁻³ × 1 पुट करता, और फोर्स की वैल्यू क्या मिलती? 3 × 10⁻³ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना है? इतना ही। बिकॉज E क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अगर चार्ज यूनिट पॉजिटिव नहीं होता, मैंने कहा 5 माइक्रो कूलम, तो 5 माइक्रो कूलम पर फोर्स पता लग जाता। तो E का इंपॉर्टेंस हमें समझ में आ रहा है क्या? कि E की हेल्प से हमें क्या पता लगता है? यहाँ प्लस था। E की हेल्प से हमें किसी फोर्स पर, किसी चार्ज पर टोटल फोर्स पता लग जाता है E की हेल्प से। और E का इलेक्ट्रोस्टेट्स में वही इंपॉर्टेंस होता है जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का होता है। किसमें? ग्रेविटेशन। mg होता है वेट, है ना, और वेट क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। जिस तरह से g का रोल होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल होता है इलेक्ट्रोस्टेट्स में। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। अब ये मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि चार्ज अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट चार्ज अपनी अपनी पोजीशन, अपने अपने मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है गाइस। एक फिजिकल क्वांटिटी और है वर्क।
और वर्क की यूनिट जूल होती है, और वर्क करने से कहते हैं एनर्जी स्टोर हो जाती है। वर्क करने से एनर्जी स्टोर होती है, तो वर्क डन इन जूल, एनर्जी आल्सो इन जूल। तो अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझना स्टार्ट करते हैं कि अगर हम किसी चार्ज, किसी स्टेशनरी चार्ज के नियर एक और चार्ज, लेट ओ पॉइंट पर एक स्टेशनरी चार्ज है Q1, और एक दूसरा चार्ज है Q2, ठीक है, और ये बहुत बहुत दूर है। यहाँ से अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस क्या है, इन्फिनिटी। तो जब हम Q1 पॉइंट चार्ज, Q2 पॉइंट चार्ज के बीच का सेपरेशन देखें तो कितना है, इन्फिनिटी। आप में से कोई बताए क्या ये Q2 पॉइंट चार्ज कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? फटाफट, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल No, को sir. समझना है। तो आंसर फटाफट आ गया, बिल्कुल अच्छी बात है। नो, रीजन डिस्टेंस इंफिनिटी है। जब Q2 पॉइंट चार्ज को इंफिनिटी से डिस्प्लेस करके हम कहां लेकर आएंगे, इस Q1 पॉइंट चार्ज के फील्ड में, तब ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मान लो इसको हम फील्ड में लेकर आ गए, यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P। अब डिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं है, कुछ डिस्टेंस है, सर्टेन डिस्टेंस। तो आप मुझे बताइए, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स Q2 पॉइंट चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट या राइट? फटाफट, Right. राइट साइड में। रिपल्सिव आप सभी को पता है। तो Q2 पॉइंट चार्ज राइट साइड में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, Q2 Q1 चार्ज। हमें पता है इंफिनिटी पर जब ये चार्ज था, Q2 चार्ज जब इंफिनिटी पर था तब इस पर फोर्स 0 था। जैसे जैसे चार्ज को हम Q1 चार्ज के नियर लाते हैं, Q2 पर फोर्स एक्ट होने लग जाता है, Q2 पर फोर्स एक्ट होने लग जाता है। और एक रिपल्सिव फोर्स वर्क करता है किस पर, Q2 पर। इसका मतलब आपने क्या किया, जब ये पॉइंट चार्ज Q2 इंफिनिटी पर था, इस पर फोर्स नहीं था, आपने इसको डिस्प्लेस करते 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 कहां पहुंचा दिया, Q1 पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट P पर पहुंचा दिया। आपको क्या करना पड़ा, कुछ वर्क, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F के अगेंस्ट आपको कुछ वर्क करना पड़ा। और वो वर्क किसमें स्टोर हो जाता है, एनर्जी में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। अभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करने वाले हैं, फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टडी क्यों करते हैं, व्हाई वी स्टडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी किया था, और इसको स्टडी क्यों करते हैं, बिकॉज इसकी हेल्प से हमें किसका फॉर्मूला मिल जाता है, फोर्स का, किसका रिजल्ट मिल जाता है, फोर्स का। Q इंटू ई आपको फोर्स इन न्यूटन, है ना, प्रोवाइड कराता है। Q इंटू ई आपको फोर्स प्रोवाइड कराता है इन न्यूटन। अगर हमें किसी पॉइंट पर, है ना, चार्ज के सराउंडिंग में, किसी पॉइंट पर, चार्ज के सराउंडिंग में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू पता हो, तो हम उस पॉइंट पर चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। इंफिनिटी से उस पॉइंट तक किसी दूसरे चार्ज को लाने में वर्क पता कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इंपॉर्टेंस किसमें होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इंडिविजुअल पॉइंट पर किसी भी चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, और उस चार्ज की वहां पर कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी, कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इन दो फिजिकल क्वांटिटीज को फाइंड करने में हेल्प करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो उसकी डेफिनेशन अब मैं आपको बता रहा हूं, लिखने नहीं है। अगर वो Q2 पॉइंट चार्ज एग्जैक्टली कितना हो, +1 कूलम। अब आप ध्यान दें, अगर इंफिनिटी पर जो चार्ज Q2 था वो एग्जैक्टली कितना हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट P तक लाया गया, है ना। यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनिशियली इंफिनिटी पर था, और उसको डिस्प्लेस करते करते कहां ले आए, Q1 पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में P पॉइंट तक लेकर आए। इस प्रोसेस में
जो भी वर्क हमने किया वो वर्क ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो गाइस हेडिंग तो आपने लिख लिया है, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमें लिखनी है, सिंपल डेफिनेशन है, डायग्राम दिमाग में फिट कर लेना। किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से क्यों, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर इंफिनिटी पर है, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इनिशियली उस पर कोई फोर्स नहीं होता, उसकी कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होती, ठीक है। जिस तरह से हमें जीरो ग्रेविटी में छोड़ दिया जाए तो जीरो ग्रेविटी में हमारा वेट भी जीरो होता है, और अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में हम हैं कहीं तो हमारा वेट होता है, क्या होता है, m इंटू जी। m तो हमारा ऑलवेज होता है, g होगा तो वेट होगा। किसी प्लेनेट का मास ज्यादा है तो उस प्लेनेट पर g ज्यादा होता है, वहां वेट हमारा बाय डिफॉल्ट ज्यादा हो जाएगा। अगर हमको मून पर छोड़ दिया जाए तो वहां पर g की वैल्यू कम होने से हमारा वेट वहां कम होता है। तो जिस तरह से g का इंपॉर्टेंस होता है ग्रेविटेशन में, e का इंपॉर्टेंस होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इनफाइनाइट पर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कोई फोर्स नहीं है और इसकी कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है। तो इंफिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करते हैं और कहाँ लेकर आते हैं, किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आते हैं। और इस प्रोसेस में जो भी वर्क है वो वर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं हो तो वर्क पोटेंशियल नहीं होता है, वो वर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दी चार्ज। बट अगर चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 1 कूलॉम है, तब वर्क एग्जैक्टली क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो गाइस पढ़ते पढ़ते ये डेफिनेशन आप लर्न कर लेना, इसको आईएमपी लगा देना। पूरा चैप्टर इधर यहाँ तक कि कैपेसिटेंस जब पढ़ेंगे तब भी पोटेंशियल तो यूज आएगा ही आएगा, है ना। लिखिए यस। तो आप लोग बता दें, रेडी हैं पेन रजिस्टर सब, एक दो बच्चे बता Yes, दें sir. रेडी। यस सर। Sir. ओके तो लिखिए इन्वर्टेड कॉमा में, बिल्कुल अच्छी राइटिंग में लिखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, in electric field is defined by amount of work done, is defined by amount of work done to bring, is defined by amount of work done to bring a unit positive charge, to bring a unit positive charge from infinity to that point, full stop, from infinity to that point, full stop, full stop। तो इस डेफिनेशन में एक तो आप किसको अंडरलाइन कर दें, वर्ड लिखा है आपने वर्क, वर्क इज डिफाइंड बाय अमाउंट ऑफ वर्क, वर्क को अंडरलाइन करते हैं, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो आपने जो लिखा है ना यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अंडरलाइन कर। तो दो प्लेस पर अंडरलाइन करवा रहा हूँ, एक वर्ड है ना, इस वर्ड नहीं है ना, इस वर्क को एक तो अंडरलाइन आपने कर दिया होगा वर्क को, और दूसरा यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हमें कहाँ से रिसीव होती है, वर्क से। इट इज डिफाइंड बाय अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कंप्लीट डेफिनेशन हमने लिखी है इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की। ओके तो अब हम इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की नीड क्यों है, ठीक है। इससे पहले लाइन चेंज करके लिख लीजिए, इट इज, चलिए बताइए,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो आपके अकॉर्डिंग स्केलर होना चाहिए या वेक्टर? वेक्टर। वेक्टर। वर्क स्केलर होता है या वेक्टर? जल्दी, वर्क स्केलर है या वेक्टर? वेक्टर। 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 भाई साहब 11th में स्केलर। बहुत 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 गड़बड़ कर दी आपने, है ना। तो स्केलर क्वांटिटी होती है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो आपकी इंफॉर्मेशन मोस्ट ऑफ को पता है, वर्क कैसी क्वांटिटी होती है, वर्क स्केलर क्वांटिटी होती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वर्क स्केलर क्वांटिटी है। इंपॉर्टेंट बात, वर्क स्केलर क्वांटिटी है। अब क्यों है स्केलर? क्योंकि वर्क को एक्सप्रेस करने के लिए हमें इसके मैग्नीट्यूड की नीड होती है, डायरेक्शन की नहीं। वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन किससे आती है? वर्क से। वर्क, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है एक्चुअल में? वर्क, वर्क डन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, फटाफट लिख दें। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर की बात हो गई। इट्स SI यूनिट, ये आप जानते हैं, इट्स SI यूनिट इज वोल्ट। तो ये दो बातें, छोटी सी बातें, ये इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है या वेक्टर। तो पहले तो फटाफट पता होना चाहिए स्केलर है। कोई पूछ ले क्यों, एक्सप्लेन करो भाई क्यों स्केलर है, तो हम डेफिनेशन उसको बता सकते हैं। बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड बाय अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो वर्क स्केलर है, इसलिए पोटेंशियल स्केलर है। ऐसा ही सिस्टम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट है वोल्ट। अब आपको ये वोल्ट सुनकर 10th क्लास याद आई होगी, जब आपने ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, V = IR, ये सब पढ़ा, तो वहां आपने ये सिंबल देखा है, ऑब्वियसली क्लिक किया होगा आपको, ओम्स लॉ V = IR, और वहां पर ये V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट। तो पोटेंशियल पहले पढ़ाया जाता है, और दो डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट पोटेंशियल होते हैं, और पोटेंशियल्स का डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्टार्ट हमने किया। अब इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को थोड़ा सा डीपली अंडरस्टैंड हमें करना है, क्योंकि पूरा बड़ा चैप्टर इसी पर डिपेंडेंट है, इसी पर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल, अब आपको देखना है, तो एक सोर्स चार्ज मैंने कंसिडर कर लिया O पॉइंट पर +Q, ठीक है, और इससे कुछ डिस्टेंस पर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट मैंने कंसिडर कर लिया P, ठीक है। इस P पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू पता है, लेट इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V की वैल्यू मुझे पता है 5 × 10⁻⁻4 वोल्ट, 5 × 10⁻⁻4 वोल्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंफिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को P पॉइंट तक पहुंचाने में ऑब्वियसली कितना वर्क हुआ होगा, 5 × 10⁻⁻4 जूल। According to the definition of electric potential, it is defined by amount of work done to bring a unit positive charge from infinity to that point. किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उस वर्क के इक्वल जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में करना होता है। अब अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, ऑब्वियसली ये सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज का ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर पोटेंशियल पता है। अब मैं इसकी इंपॉर्टेंस समझाना चाहता हूँ कि हम इसको स्टडी क्यों करते हैं, हम इसको स्टडी करते क्यों। इस पोटेंशियल की वैल्यू हमें P पॉइंट पर मालूम है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कहीं V = 5 × 10⁻⁻4 वोल्ट। P पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू मैंने यहाँ लिखी। अगर P पॉइंट पर एक चार्ज है 20 माइक्रोकूलॉम, P पॉइंट पर एक चार्ज प्रेजेंट है 20 माइक्रोकूलॉम, ठीक है। इस चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसकी डेफिनेशन तो आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। जिस तरह से अर्थ के सरफेस पर अगर कोई मास रखा हुआ है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh,
है ना। इससे आप फाइंड आउट करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की एक और एक्सप्रेशन है, फॉर्मूला है G m1 m2 अपॉन r। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जिस तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पहला चार्ज है सोर्स चार्ज और दूसरा चार्ज है ये 20 माइक्रोकूलम। तो P पॉइंट पर, बिकॉज मैंने पोटेंशियल की वैल्यू आपको बता रखी है, तो इस पोटेंशियल की वैल्यू को यूज लेकर हम 20 माइक्रोकूलम को इंफिनिटी से P तक लाने का वर्क पता कर सकते हैं। कैसे? W इक्वल टू Q इंटू V। पहले बात को समझें, इस फॉर्मूले से हम करना क्या चाहते हैं, Q की वैल्यू 20 इंटू 10 टू द पावर -6, V की वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर -4। सो 20 इंटू 5 100, 10 टू द पावर -10, दैट मीन्स 10 टू द पावर -8 जूल। अगर 20 माइक्रोकूलम को इंफिनिटी से P तक लाना होता तो इतना वर्क करना पड़ेगा। कैसे पता लगा? क्योंकि हमें P पॉइंट पर ऑलरेडी क्या पता है, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अगर मैं मान लेता थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर है वो +20 माइक्रोकूलम चार्ज, तो इस +20 माइक्रोकूलम चार्ज को इंफिनिटी से P पॉइंट तक लाने में वर्क कितना करना पड़ेगा? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि V क्या है? The amount of work done to bring unit positive charge from infinity to point P। तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पता होना मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में वर्क पता है। तो ये V एक्चुअल में क्या है? वर्क टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर चार्ज यूनिट नहीं हो, लाइक +20 माइक्रोकूलम, तो +20 माइक्रोकूलम चार्ज को इंफिनिटी से P तक लाने का वर्क हमें इस तरह से मिलेगा। अब एक और बात, अगर यहाँ पर चार्ज मैं कह दूं +5 कूलम है, अब आप मुझे बताइए +5 कूलम चार्ज को, है ना, थोड़ा दिमाग लगाइए, +5 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से P तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? Where potential at point P is 5 into 10 to the power -4। तो कुछ एग्जांपल से हम बात को स्ट्रॉन्ग करेंगे दिमाग में। जल्दी बताइए, W इक्वल टू व्हाट? जल्दी 25 सी बात 10 to the power -4। 25 बोल रहे हैं भाई, है ना, 10 टू द पावर तो बिल्कुल ठीक है। बाकी लोग एग्री डिसएग्री? Yes. Yes sir। एग्री। तो हम, है ना, ये छोटी छोटी बातों से बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाले हैं, और ये छोटी सी बात आगे बहुत काम भी आने वाली है। हमने कहा P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना है, और हमें पता है कि ये क्या है? दिस इज वर्क टू ब्रिंग +1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। अब क्वेश्चन में आपको कह दिया, ठीक है, बताइए अब +5 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से P तक लाने का वर्क क्या होगा? तो आप क्या कहेंगे? 5 इंटू, यहाँ पर कितना था, 10 टू द पावर -4 इंटू 5। तो ये इंटू 5 कर दिया ना हमने, क्योंकि +1 कूलम चार्ज के प्लेस पर +5 कूलम है। तो यहाँ पर आपको कहना था 25। गाइस आप क्या बोल रहे थे? 25 नहीं? यस सर, यही बोला था। 25 इंटू 10 टू द पावर -4। एक और बात, यहाँ तो चार्ज मैंने बढ़ाया, चार्ज ज्यादा है। अगर यहाँ चार्ज की वैल्यू होती ½ कूलम +½ कूलम, अब इस +½ कूलम चार्ज को इंफिनिटी से P पॉइंट तक पहुंचाना है, इस प्रोसेस का वर्क क्या होगा? तो फटाफट बोल दें, 1 मिनट। 2.5 into 10 to the power -4। -4 जूल। तो आप खुद बता रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इंपॉर्टेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इंपॉर्टेंस आप खुद बता रहे हैं कि अगर किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है तो आप
आप किसी भी चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में वर्क पता कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, Q into V. V is what? Electric potential at the particular point. Q is what? The charge which bring from infinity to that point. तो इन दोनों के प्रोडक्ट से ऑलवेज आपको क्या मिलता है? तो इंपॉर्टेंस किसका है? V का। अगर पॉइंट पर V पता है और जिस चार्ज को लेकर आए हैं उसका मैग्नीट्यूड पता है, उन दोनों के प्रोडक्ट से आपको क्या मिलेगा? टोटल वर्क। और हम सब अच्छे से जानते हैं, अगर थोड़ी बहुत भी 11th की फिजिक्स ध्यान से पढ़ी है तो क्या कि अगर हम कुछ वर्क करते हैं तो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो वर्क है ना वेस्ट नहीं होता, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है गाइस? किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। वर्क की यूनिट अगर जूल है तो गाइस एनर्जी की यूनिट भी जूल है। वर्क अगर स्केलर है तो गाइस एनर्जी भी स्केलर है ना। तो हम वर्क से एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, एनर्जी से हम वर्क कर सकते हैं। आप जानते हैं अगर किसी बॉडी को आप उठाकर है ना आपके घर में आप ग्राउंड फ्लोर से इसको फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पर लेकर जाएं, तो बॉडी को ग्राउंड फ्लोर से ऊपर ले जाने के लिए आपको वर्क करना पड़ता है, आपको वर्क करना पड़ता है। और वर्क वेस्ट नहीं होता, वो किसमें स्टोर हो जाता है? NGH, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो वर्क करने से सिस्टम में क्या स्टोर होती है? कोई ना कोई एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो इस टॉपिक, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हमें आगे क्या क्या पता लगेगा? हमें चार्जेस पर कितना वर्क हुआ ये पता लगेगा, चार्जेस पर कितना वर्क हुआ ये पता लगेगा, चार्जेस की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस आया वो पता लगेगा, क्योंकि दोनों इन जूल सेम होते हैं। ओके गाइस, तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या स्टडी की? इट इज डिफाइंड बाय अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब एक बड़ा टॉपिक हम करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो एक डेरिवेशन है, बड़ा टॉपिक है एक। और हेडिंग लिखकर मैं एक डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ, आप भी इसको बना लें। सिंपल डायग्राम है, एक लाइन ही है एक तरह से। ऑब्जर्वेशन पॉइंट, सॉरी, सोर्स चार्ज प्लस Q वो पॉइंट पर प्रेजेंट है, स्टेशनरी चार्ज है। P पॉइंट वो पॉइंट से कितना डिस्टेंस पर है? R डिस्टेंस पर। और P से इंफिनिटी तक का एक पाथ मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, डॉट ए। P से इंफिनिटी तक का पाथ ये रहा। इनिशियली +1 कूलॉम चार्ज इंफिनिटी पर है। इंफिनिटी से इस +1 कूलॉम चार्ज को, +1 कूलॉम चार्ज को इंफिनिटी से हमें P पॉइंट तक पहुंचाना है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला फॉर्मुलेट करना है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो सोर्स चार्ज जो आपको O पॉइंट पर दिख रहा है ये कैसा है? पॉइंट चार्ज। और सोर्स चार्ज Q से ऑब्जर्वेशन पॉइंट P का डिस्टेंस R है। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V क्या होता है उसका फॉर्मूला फॉर्मुलेट करना है, इसका फॉर्मूला फॉर्मुलेट करना है। आप में से इस P पॉइंट पर मुझे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P क्या होगी? KQ over R square, है ना, बहुत आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, है ना, KQ ओवर R स्क्वायर। तो हमें क्या पता है? P पॉइंट पर E ऑलरेडी पता है हमें, ये फिजिकल क्वांटिटी पता है। अगर कोई यहाँ पर कुछ चार्ज पहुंचा दे, लेट Q0 चार्ज, तो आप Q0 चार्ज पर फोर्स बता सकते हैं, Q0 into E फोर्स। अगर E पता है तो फोर्स बता सकते हैं। तो E का इंपॉर्टेंस होता है फोर्स फाइंड करने में, फोर्स फाइंड करने। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इंपॉर्टेंस क्या होता है? वर्क कैलकुलेट करने में, एनर्जी कैलकुलेट करने में।
ठीक है, तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी जो मैंने आज आपको पढ़ाई है, डेफिनेशन लिखवाई है, इसको हम क्यों स्टडी करते हैं ये मैंने क्लियर किया। इसको हम इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि इसकी हेल्प से हमें डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक पहुंचाने में वर्क कितना हुआ वो पता लग जाता है, और वर्क की हेल्प से ही एनर्जी पता लगती है। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पी पॉइंट पर पता करना है। डायग्राम में हम इंफिनिटी से पी पॉइंट तक +1 कूलम्ब चार्ज को लाना चाहते हैं, इंफिनिटी से पी तक, और इंफिनिटी से पी तक एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट dx जो है वो हम कंसीडर कर लेते हैं, और इस dx के मिड पॉइंट का सोर्स चार्ज q से डिस्टेंस लेट x है। तो इंफिनिटी से बहुत दूर से p पॉइंट तक का जो पाथ है, स्ट्रेट पाथ, इस स्ट्रेट पाथ पर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट dx दिखाया हमने। उस dx डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट का ऑब्जर्वेशन सोर्स चार्ज q से o पॉइंट से डिस्टेंस x है। तो हमें क्या करना है, p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V का फॉर्मूला फॉर्मुलेट करना। फॉर्मूला फॉर्मुलेट करने के लिए हमने इंफिनिटी से p तक के पाथ पर एक छोटा सा एलिमेंट दिखाया। जब +1 कूलम्ब चार्ज, आप खुद सोचिए, इंफिनिटी से p तक लाना है हमें, तो है ना, सबकी नजरें स्क्रीन पर, +1 कूलम्ब चार्ज को इंफिनिटी से p तक पहुंचाना है। पाथ आपको दिख रहा है, इंफिनिटी से p तक का पाथ आपको दिख रहा है। तो ऑब्वियसली इस प्रोसेस में यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस dx डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट को कभी तो क्रॉस करेगा, है ना। जब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से p तक लाओगे तो ये dx एलिमेंट कभी तो आएगा। तो जिस मोमेंट पर +1 कूलम्ब चार्ज इस dx डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट को, जो कि बहुत बहुत छोटा है, इसको, है ना, क्रॉस कर रहा होगा, उस मोमेंट पर गाइस फोर्स कितना होगा, डायग्राम के अलावा कुछ भी लिखना नहीं है आपको। जब +1 कूलम्ब चार्ज dx डिस्प्लेसमेंट को क्रॉस कर रहा होगा, p तक पहुंचाना है ना, dx डिस्प्लेसमेंट को क्रॉस कर रहा होगा, उस मोमेंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कितना होगा, k q × 1/x²। तो ध्यान दें, सोर्स चार्ज dx डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट, इनके बीच का सेपरेशन x है। पहला चार्ज सोर्स चार्ज मान लें, दूसरा चार्ज क्या है, खुद +1 कूलम्ब चार्ज। तो k q1 q2/r², इस फॉर्मूले से हमने उस मोमेंट पर +1 कूलम्ब चार्ज पर फोर्स पता लगा लिया जब वो dx डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट को क्रॉस कर रहा होगा। अब नेक्स्ट, इस छोटे से एलिमेंट को कवर करने के लिए जो वर्क होगा, वो वर्क क्या होगा, तो वर्क हम सब जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ट्रू गाइस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फटाफट बताएं, अब बताना है ना आपको, बोलना है, इस +1 कूलम्ब चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, राइट या लेफ्ट? राइट। राइट साइड। +1 कूलम्ब चार्ज है, सोर्स चार्ज खुद पॉजिटिव है, तो इस +1 कूलम्ब चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन होगी राइट साइड। ओके, ये जो dx डिस्प्लेसमेंट है, तो आपको पता है +1 कूलम्ब चार्ज को हम कहां से कहां ले जा रहे हैं, डायरेक्शन कहां से कहां ले जा रहे हैं, डायरेक्शन। तो इस dx डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट। dx डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट लेफ्ट साइड में है, बस हो गया काम। तो 11 में वर्क का एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, वर्क इक्वल टू, वर्क क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है। और स्केलर प्रोडक्ट जब आप ओपन करते हैं तो क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस आता है। हमारे इस टॉपिक में थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी है, 180 गाइस, 180। 180 क्यों है, क्योंकि किसी मोमेंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑलवेज कैसी है, अपोजिट है, एंगल 180। cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, है ना। फोर्स की वैल्यू क्या है, किसी मोमेंट पर ये डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट इसलिए छोटा लिया जाता है ताकि इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट के लिए फोर्स को हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का कंसीडर कर लेते हैं।
हम जानते हैं जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल यूनिट पॉजिटिव चार्ज पास आएगा उस पर फोर्स बढ़ता जाएगा, मानते हैं या नहीं? इस फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे x की वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी। ये तो क्लियर दिख रहा है इस फॉर्मूले से ही, जैसे जैसे x की वैल्यू रिड्यूस होगी फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। जहां चेंज कंटिन्यूअस हो तो जैसे जैसे x रिड्यूस हो रहा है फोर्स इंक्रीज हो रहा है। फोर्स इंक्रीज होने से फर्दर फर्दर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए कंपैरेटिवली ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। जैसे जैसे पॉइंट चार्ज पास आएगा तो उतने ही dx एलिमेंट को कवर करने के लिए अब ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। रीजन, जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल पास आएगा उस पर फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। फोर्स इंक्रीज होने से उतने ही डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर dx लिखना था, उतने ही डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। कुल मिलाकर डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट को कवर करने में जो वर्क होगा वो वर्क कंटिन्यूअसली चेंज होगा। फोर्स कंटिन्यूअसली चेंज होने से जहां भी चेंज कंटिन्यूअस हो वहां सम करने के लिए इंटीग्रेशन को, है ना, यूज लेना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, हम P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए +1 कूलॉम चार्ज को इंफिनिटी से P तक लाने के प्रोसेस में कितना वर्क करना पड़ा वो वर्क पता कर लेंगे। और वर्क किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो डायग्राम में हमने सब कुछ दिखा दिया, फोर्स की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, एंगल की वैल्यू। ओके, सभी डायग्राम के नीचे लिखना स्टार्ट करें फटाफट। देखिए, कंसीडर a point source charge plus q. Consider a point source charge plus q which placed at point O, which placed at point O. फुल स्टॉप। तो मेन चार्ज यही है, हमने इसके बारे में बता दिया, which placed at point O, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, to find electric potential, at point P, we consider to find electric potential at point P, आप चाहे तो लिख सकते हैं P के बाद where OP equal to R. To find electric potential at point P where OP equal to R, we consider a displacement element dx. We consider a displacement element dx on the path. We consider a displacement element dx on the path. ये है वो path. On the path from infinity to point P. Again full stop. We consider displacement element dx on the path from infinity to point P. Full stop. Full stop. Okay. अब लिखिए, the electric force on +1 coulomb charge. The electric force on +1 coulomb charge when it is
when it is on the displacement element dx, when it is on the displacement element dx is f equal to k q1 upon x square. Electric force on plus 1 coulomb charge when it is on the displacement element dx. तो जब प्लस 1 कूलॉम चार्ज इस डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट पर है, उस मोमेंट पर फोर्स क्या होगा, तो वो आपके सामने है. ओके, इक्वेशन नंबर 1, F इक्वल टू के क्यू इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फुल स्टॉप. तो हमें P पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए फोर्स फाइंड करना होगा. यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से P तक पहुंचाने का वर्क, हमने किसी मोमेंट पर फोर्स क्या होगा एक्सप्रेशन लिख दिया है. किसी मोमेंट पर फोर्स क्या होगा एक्सप्रेशन लिख दिया है. ठीक है, इसके नीचे लिखिए इफ dw, इक्वेशन 1 के नीचे लिखिए इफ dw be the amount of work done. तो आज हम ये जो डेरिवेशन कर रहे हैं, ये एक मेथड है. ड्यू टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल फाइंड करने का मेथड है, और इसमें हम किसको फॉलो करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन को ही हम फॉलो करेंगे. कंप्लीट कीजिए. इफ dw be the amount of work done, if dw be the amount of work done to give dx displacement, Sir, please repeat. if dw be the amount of work done to give dx displacement to the point charge, then dw equal to f dot dx. फोर्स डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट वर्क होता है. तो इस छोटे से एलिमेंट dx एलिमेंट के लिए थोड़ा सा वर्क w पता कर रहे हैं, थोड़ा सा वर्क dw पता कर रहे हैं, फिर इंटीग्रेशन के मेथड से हम कंप्लीट वर्क पता करेंगे. तो बस मेन प्रोसेस अब स्टार्ट हो चुका है इस एक्सप्रेशन से. w इक्वल टू क्या होगा, f dx cos 180 डिग्री, बिकॉज थीटा इक्वल टू 180 डिग्री. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है. नेक्स्ट स्टेप में आपको दो काम करने हैं. cos 180 की वैल्यू हम सब जानते हैं, गाइस बताइए. 0 नहीं, -1. sin 180 की वैल्यू आई थिंक 0 होती है. cos 180 की वैल्यू -1 ही होती है, और सालों से यही हो रही है, आज भी यही होगी. cos 180 की वैल्यू हम पुट करेंगे. इक्वेशन 1 देखिए, फोर्स जो है ना, फोर्स क्या है, इक्वेशन 1 में फोर्स लिखा हुआ है आपने k q इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है. ध्यान रखना, जल्दीबाजी में r स्क्वायर मत कर देना. ये कब है फोर्स, जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज इंफिनिटी से p तक आ रहा था और बीच में क्या मिला, ये डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट. उस मोमेंट पर प्लस 1 कूलॉम चार्ज पर ये फोर्स क्या होगा, k q इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. वैल्यू पुट करते हैं, k q इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ये -1, या पहले dx लिख देता हूँ, dx इंटू दिस -1. ओके, तो इक्वेशन 1 को यूज ले लिया और cos 180 की वैल्यू पुट कर दी. नेक्स्ट स्टेप में dw इक्वल टू k q dx अपॉन एक्स स्क्वायर. थोड़ा चेक करो, ठीक है. ये k q dx
एक्स स्क्वायर, ये -1 क्या कर देगा, ओवरऑल एक्सप्रेशन को नेगेटिव कर देगा। तो हमें स्मॉल w, स्मॉल वर्क dw, स्मॉल वर्क dw के इंटीग्रेशन से टोटल वर्क मिलेगा, और टोटल वर्क ही क्या होगा, p पॉइंट पर पोटेंशियल। अब टोटल वर्क किस प्रोसेस का टोटल वर्क, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से p पॉइंट तक पहुंचाने का, p पॉइंट तक पहुंचाने का टोटल वर्क। तो गाइस फटाफट इस एक्सप्रेशन के नीचे लिखिए टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, जल्दी लिखिए total amount of work done total amount of work done to bring unit positive charge, to bring unit positive charge from infinity to at point P, from infinity to at point P, total amount of work done to bring unit positive charge from infinity to point P। यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं टोटल अमाउंट ऑफ वर्क। तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, इस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन के इंटीग्रेशन से हमें मिलेगा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। और गाइस इंटीग्रेशन में लिमिट आएगी, और लिमिट कहां से कहां तक आएगी, तो आप देखिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, लिमिट के बारे में भी ध्यान से देख लें। यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनिशियली सोर्स चार्ज Q से कितना डिस्टेंस पर है, इंफिनिटी। इनिशियली x की वैल्यू कितनी होगी, इंफिनिटी। ये जो x है ना, x धीरे धीरे कम होता जाएगा, जैसे जैसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पास आएगा x की वैल्यू कम होगी। सबसे पहले x की वैल्यू क्या थी, इंफिनिटी। जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप p पॉइंट पर पहुंचा देंगे, तब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r के इक्वल, o से p तक की डिस्टेंस के इक्वल। तो इस टोटल वर्क को इंटीग्रेशन से फाइंड करने के लिए हमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या अप्लाई करनी पड़ेगी, फ्रॉम x इक्वल टू इंफिनिटी टू x इक्वल टू r। तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स कहां से कहां तक होगी, फ्रॉम इंफिनिटी टू r। ये पूरा लिख दिया मैंने, x इक्वल टू इंफिनिटी, x इक्वल टू r। इन जनरल एग्जाम में आपको लिखना होगा फ्रॉम इंफिनिटी टू r, फ्रॉम इंफिनिटी टू r। रीजन, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनिशियली कहां पर है, फाइनली कहां पर पहुंचाया जाएगा, p पॉइंट पर। तो सोर्स चार्ज का p से डिस्टेंस फाइनली कितना है, r। अब किसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं हम, इसका। देखिए माइनस k q dx अपॉन x स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म्स विद नेगेटिव साइन बाहर कर दें, w इक्वल टू माइनस k q, बस यही कांस्टेंट दिख रहा है भाई, x तो वेरिएबल है, इंफिनिटी से r तक बदल रहा है। इंटीग्रेशन के अंदर होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन की लिमिट्स है फ्रॉम इंफिनिटी टू r। तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स पर फोकस कर लेना, लिमिट्स कहां से कहां तक है, x की वैल्यू कहां से कहां तक है, ये एक्स्ट्रा मैंने आपको साइड में बताया। यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनिशियली इनफाइनाइट डिस्टेंस पर था सोर्स चार्ज से, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फाइनली r डिस्टेंस पर आ जाएगा सोर्स चार्ज से। ओके, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कोई हेल्प करेगा, तो मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बता दूं, -1/x, बिल्कुल सही बोला, x टू द पावर n dx। इंटीग्रेशन का एक जनरल फॉर्मूला जो 11th में बच्चों को बताते हैं, x टू द पावर n इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये इंटीग्रेशन का एक जनरल फॉर्मूला है। अगर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को आप देख रहे हैं, तो उस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को आप क्या कह सकते हैं, x टू द पावर -2। नो डाउट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम x टू द पावर -2 पुट कर सकते हैं। दैट मींस n के प्लेस पर क्या आ गया, -2, n के प्लेस पर -2। तो जहां जहां n है वहां वहां -2, जहां जहां n है वहां वहां -2। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो आपको क्या मिलेगा, x टू द पावर -1 अपॉन -1। ये अपॉन वाला -1 तो क्या करेगा, इस ओवरऑल एक्सप्रेशन को नेगेटिव कर देगा। अब माइनस x टू द पावर -1 का मतलब होता है
माइनस 1 अपॉन एक्स। दैट मीन्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा आपको, माइनस 1 अपॉन एक्स। तो जिनको ऑलरेडी पता था अच्छी बात है, और कॉपी के टॉप पर आप चाहें तो ये इंटीग्रेशन के 4 स्टेप्स लिख सकते हैं। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स टू दी पावर माइनस 2, है ना। फॉर्मूला यूज लिया तो हमें इंटीग्रेशन पता लग गया। एग्जाम में 12th फिजिक्स के एग्जाम में आपको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये स्टेप्स नहीं लिखने होते हैं, आपको इंटीग्रेशन लिखना होता है। इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स, बिग ब्रैकेट, लिमिट, इनिशियल लिमिट इनफाइनाइट, फाइनल लिमिट आर। नेक्स्ट स्टेप ये लिखना है। कैसे आया, ये एक्स्ट्रा आपको बता दिया, कॉपी के टॉप पर चाहे तो मेंशन कर सकते हैं ये एक्स्ट्रा स्टेप्स। ओके, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया। गाइस 2 प्लेसेस पर माइनस दिख रहा है, एक नेगेटिव यहाँ है, एक नेगेटिव यहाँ है, 2 बार नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पहली बार। अब हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, लिमिट्स अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप्स स्टार्ट करते हैं हम। इसके बाद W इक्वल टू के क्यू, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया मैं, स्मॉल ब्रैकेट 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लिमिट्स अप्लाई कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये नेगेटिव नेगेटिव को पहले मैंने पॉजिटिव कर दिया। अब x जो कि वेरिएबल है उसको पहले अपर लिमिट की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, देन इस x को लोअर लिमिट की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल क्या लिखा जाता है, नेगेटिव अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 1 अपॉन इंफिनिटी बिकॉज 0 होता है, तो W इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, के क्यू अपॉन आर, बिकॉज 1 अपॉन इंफिनिटी 0, के क्यू अपॉन आर। और ये वर्क ही क्या होगा, इस P पॉइंट पर पोटेंशियल। एक स्टेटमेंट लिखिए, अकॉर्डिंग, पहले बता दो कोई पीछे तो नहीं रह गया, यहां तक हो गया काम, यहां तक काम हो गया। Yes, sir. Yes, sir. यहां तक काम हो गया तो लिखिए फिर, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, according to the definition of electric potential, this total amount of work done, this total amount of work done सर एक बार रिपीट कर दो। according to the definition of electric potential, this total amount of work done is called electric potential at point P. So V equal to W, according to the definition. This total amount of work done is called electric potential at point P. So V equal to W, V equal to KQ upon R, KQ upon R. तो ये फॉर्मूला जो है जिस पर मैं डबल स्टार अप्लाई कर रहा हूँ, फॉर्मूला बहुत 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 यूजफुल है। पॉइंट चार्ट से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है। पोटेंशियल, हम पोटेंशियल को इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका पूरा नाम है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहें या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस चैप्टर में हम अगर पोटेंशियल भी बोल दें तो उसका मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इंपॉर्टेंस है वर्क फाइंड आउट करने में, एनर्जी फाइंड आउट करने में। और चैप्टर नंबर 3 जब पढ़ेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब ओम्स लॉ वगैरह वगैरह हम पढ़ेंगे तो वहां भी इसका इंपॉर्टेंस है। ये पोटेंशियल बेसिक क्वांटिटी है, दो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और इसकी यूनिट हमें पता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ये हमें पता है। और इससे पता लग रहा है पोटेंशियल चार्ज के प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं है। तो स्क्वायर हो जाए तो क्या होगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, स्क्वायर नहीं है आर पर। तो जैसे जैसे आप सोर्स चार्ज से दूर जाते हैं पोटेंशियल कम होता जाता है। कोई कुछ कह रहा है? कोई कुछ कह रहा है क्या? तो जैसे जैसे हम सोर्स चार्ज से दूर जाते हैं पोटेंशियल कम होता है, और चार्ज की वैल्यू ज्यादा होने पर पोटेंशियल ज्यादा होता है। इस टाइम ज्यादा हो गया क्या? एग्जैक्ट हुआ है। तो आज की क्लास को तो इसके यहाँ पर स्टॉप करते हैं। कल 5 o'clock हम हमारी इसी क्लास में टेस्ट लेंगे। टेस्ट जो है वो ऑनलाइन होगा। आपको अपनी साइड का पहली बार आपको अपनी साइड से वीडियो ऑन रखना होगा। तो मैं आपको बिल्कुल आपका टेस्ट लेंगे, आप अपना वीडियो ऑन करेंगे, आप टेस्ट दे रहे होंगे, मैं वॉच कर रहा हूँ। आपको सभी को टेस्ट देना कंपलसरी है फर्स्ट चैप्टर का। किसी को कोई डाउट हो तो आज पूछ सकते हैं, रात को 10 बजे तक पूछ सकते हैं, सुबह पूछ सकते हैं, शाम को 4 बजे तक, दिन को 4 बजे तक आप पूछ सकते हैं डाउट। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके।